हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? होप से आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था? अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन तक डिस्कस किया है फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो आज हम आगे के सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे के सेल ऑर्गेनल्स आपके कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के हमने कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है फ्रेंड्स, है ना? तो न्यूक्लियस जो है वो एक सेंट्रल और डार्केस्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारे सेल का, है ना? तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल एंड डार्केस्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो अगर मैं एक सेल, हमें पता है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में जो बीच में सेंट्रल और डार्केस्ट पार्ट दिखेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, है ना? सेंट्रल एंड डार्केस्ट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इट इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है ये। अब ये डार्क क्यों दिखता है? बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं? धागे होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, दैट्स व्हाई इट लुक्स सो डार्क, है ना? और न्यूक्लियस को देखने के लिए हमें क्या करना होता है? स्टेन करना होता है। किससे स्टेन कर सकते हैं हम सेल को? किससे स्टेन कर सकते हैं? आयोडीन से, सैफरनिन से, या फिर मिथाइलिन ब्लू से। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूक्लियस देखना है तो मुझे सेल को किससे स्टेन करना होगा? आयोडीन से, सैफरनिन से, या फिर मिथाइलिन ब्लू से। तो मैंने अगर इन तीनों में से किसी से भी स्टेन करा तो जो सबसे डार्क वाला आपको जो डॉट नजर आएगा वो कौन है? आपका न्यूक्लियस है वो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? अगर हम न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें पता है जो सेंट्रल डार्केस्ट पार्ट है वो कौन है? न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस में भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और इस डबल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसकी भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल जगह जगह पर क्या होते हैं? पोर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिसके वजह से जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पोर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के पोर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, जिसके वजह से मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जा पाता है। ठीक है, अब देखो, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेल होता है, जेल इनसाइड द न्यूक्लियस, जेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेल है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जेल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना? और ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत डार्क कलर का नजर आता है वाइल स्टेनिंग। कारण क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो कौन होते हैं? थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैं धागे बना रही हूँ, इन धागों को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत डार्क कलर का नजर आता है। कारण क्या है? इसके अंदर बहुत सारे धागे होते हैं, उन धागों को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक और सर्कुलर बॉडी होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कुलर बॉडी होती है जो क्या होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कल है और इस सर्कुलर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का, है ना? तो क्या देखा? न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन होते हैं? पोर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर जो जेल है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कल है जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारा कौन है? न्यूक्लियस है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो सर्कुलर बॉडी है वो क्या करती है? दिस न्यूक्लियोलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस के वजह से क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स क्या है? दे आर द स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को ही, यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो प्रोटीन्स हमारे कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स में बनते हैं। और राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं?
न्यूक्लियोलस पर, और न्यूक्लियोलस कहाँ पर आपका न्यूक्लियस में है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो धागे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब ये जो थ्रेड है, ये जो क्रोमैटिन है वो फर्दर किससे मिलकर बना होता है, ये जो क्रोमैटिन है ये फर्दर मिलकर बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, है ना। तो ये जो क्रोमैटिन है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, वो ये जो पूरा का पूरा थ्रेड होता है, इस थ्रेड को तो हम क्या बोलते हैं, इस थ्रेड को बोला जाता है डीएनए। थ्रेड को क्या बोला जाता है, डीएनए। और उसके ऊपर कौन एम्बेडेड होती है, इसके ऊपर होती है प्रोटीन्स, इसके ऊपर एम्बेडेड होती है प्रोटीन्स। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, है ना। तो जो क्रोमैटिन है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। तो ये जो पिंक वाला है ये कौन है, डीएनए, और ये जो येलो कलर की मैंने बनाई है कौन है, प्रोटीन्स। ठीक है। तो दिस इज द थ्रेड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब यही क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या है, एक लूज थ्रेड है, ये धागे की तरह स्ट्रक्चर है। जब सेल क्या होती है, डिवाइड होने वाली होती है, व्हेन सेल वांट्स टू डिवाइड, जब सेल को क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है, उसी टाइम पर क्या होता है, जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं, जो धागा होता है, क्रोमैटिन क्या हो जाता है, वो कंडेंस्ड हो जाता है। क्रोमैटिन जो होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, उलझ जाता है। व्हेन सेल वांट्स टू डिवाइड, देन क्रोमैटिन इज गेट कंडेंस्ड, क्रोमैटिन जो है वो उलझ जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है। और कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो थ्रेड है वो उलझ के क्या बना देंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे, इट विल फॉर्म द रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम बोलते हैं, दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ठीक है। तो यानी कि जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहे, एक नॉर्मल सेल जो है, तो उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। बट व्हेन द सेल इज वांट्स टू डिवाइड, तो जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये धागे क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो मैं याद रखना, लूज थ्रेड को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, और जब ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, उलझ जाएगा, तो उससे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ठीक है। अब देखो, क्रोमोसोम जो होते हैं अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, जीन। तो यानी क्रोमोसोम के पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला जाता है, जीन। तो यानी कि क्रोमोसोम कैरी द जीन। क्रोमोसोम पे कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम कैरी द जीन्स। ठीक है। और जीन में क्या होती है, जीन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, जीन कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन। जीन में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। जीन कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा स्किन कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट साइड द जीन, वो जीन के अंदर होती है ना। और जीन किस में होते हैं, क्रोमोसोम पर। क्लियर ना ये। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। तो एक बार अगर रिकॉल करें तो न्यूक्लियस में क्या था, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर के जेल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो थ्रेड आ रहे थे वो कौन है, क्रोमैटिन, जो किससे मिलके बने थे, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने थे। एक और स्फेरिकल बॉडी जो आती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम क्या करता है आगे जाके, राइबोसोम फॉर्म्स द प्रोटीन। ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, वो ये जो हमारा सेल होता है, जो सेल को डिवाइड होना होता है, तो ये जो क्रोमैटिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में। और इन्हीं रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला जाता है, जीन। तो जीन किस में होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं, है ना। और जीन क्या कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द बॉडी, अबाउट द हाइट ऑफ द बॉडी एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। अब आगे का हम देखते हैं, न्यूक्लियस के बाद हमारा कौन सा। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या काम होता है न्यूक्लियस का, सबसे पहले तो हमें पता है, ये चीज आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, लूज थ्रेड्स होते हैं। जिस लूज थ्रेड्स को हमने क्या बोला था, क्रोमैटिन बोला था, इजंट इट, है ना। लूज थ्रेड्स को हमने क्या बोला था, क्रोमैटिन। लूज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन। फिर यही जब क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, एज दिस क्रोमैटिन आर कंडेंस्ड, तो दिस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर से क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है, क्रोमोसोम्स।
ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर कौन होती है? जीन होती है। क्रोमोसोम के अंदर कौन होती है? जीन। और जीन क्या कैरी करती है? इंफॉर्मेशन। जीन क्या करती है? कैरी द इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? एक तो हाइट ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द बॉडी एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द हायरार्की जो हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो वो जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का मेन काम तो क्या होता है? सेल को डिवाइड करने का। अगर सेल को डिवाइड होना है तो न्यूक्लियस हेल्प करेगा सेल को डिवाइड होने के लिए। और अभी हमने देखा था क्या कि जब सेल डिवाइड हो रही होती है उसी टाइम पर क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए है, क्रोमैटिन है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यही न्यूक्लियस कैरी करता है अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी एंड कलर ऑफ द बॉडी एंड ये सब। ठीक है, और हमें बस डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वो जो थ्रेड था उस थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ठीक है, अब देखो एक की पॉइंट हमें याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, वो हमें पता है ना। इट हैज ओनली वन क्रोमोसोम या फिर वन क्रोमैटिन। अब वो भी क्रोमैटिन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ एक सर्कुलर क्रोमैटिन होता है, जबकि जो हमारी कौन होती है? यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसके पास मैनी क्रोमैटिन होते हैं, मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल को अगर यहाँ पे देखूं, वो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके पास क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल हैज ओनली द वन सर्कुलर क्रोमोसोम। उसके पास सिर्फ एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ना। इट हैज ओनली वन सिंगल क्रोमोसोम, या फिर हम क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसके पास सिर्फ एक सर्कुलर क्रोमैटिन होता है, और साथ में वो क्या होता है? नॉट लाइंड विद द मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वो नहीं होता है, यानी कि वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, ऐसी खुला पड़ा होता है। कौन? हमारा ये वन सर्कुलर डीएनए, वन सर्कुलर क्रोमैटिन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। और हमें याद रखना है कि ये जो वन सर्कुलर क्रोमोसोम है, जिस जगह पे प्रेजेंट होता है, जिस जगह पे वो प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। इस रीजन का नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक वन सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और साथ में जिस जगह पे वो प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर फ्रेंड्स यहां तक? ठीक है, तो यहां तक आपका न्यूक्लियस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के बाद कौन सा आएगा? न्यूक्लियस के बाद आपका आ जाता है कौन? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमें वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनिल्स को पढ़ते हुए चलना, और देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन आ गया? साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमें पता हो। साइटो मतलब क्या होता है? सेल, और प्लाज्म मतलब क्या होता है? जेल। प्लाज्म मतलब क्या होता है? जेल। तो सेल के अंदर जो जेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना। और ये जेल कहाँ होता है? बाहर तो कौन आ गई? सेल मेम्ब्रेन। अंदर कौन आ गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेल है, इस जेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी जेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जेल विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? लिटिल स्टेन होता है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूं तो सबसे लाइट कलर का जो मुझे नजर आएगा तो वो कौन होता है? साइटोप्लाज्म। सबसे डार्क कलर का जो नजर आता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस। जो सबसे लाइट स्टेन होता है वो कौन होता है? साइटोप्लाज्म, है ना। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन होते हैं? स्मॉल सेल पार्ट्स। स्मॉल सेल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट कौन होते हैं? आईज, नोज, ये सब है। ऐसी सेल के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। जो कहां प्रेजेंट होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहां होते हैं ये? इन द साइटोप्लाज्म।
ठीक है। तो और ये जो सेल ऑर्गेनल्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, कहाँ करते हैं? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि होते भी साइटोप्लाज्म में और काम भी कहाँ करते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो, और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल सेल के पार्ट्स से, और कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं, है ना। तो वो सबसे पहले ये जो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास से शुरुआत हो जाती है सेल ऑर्गेनल्स की। तो ये हमारा ये सेल हो गया, ठीक है। सेल के बीच में कौन आ गया? न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस के आसपास जो नेटवर्क होता है, न्यूक्लियस के आसपास जो जाल होता है, न्यूक्लियस के आसपास जो नेटवर्क है, न्यूक्लियस के आसपास जो जाल है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईआर। ईआर, जिसका पूरा नाम क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास के जाल को हम क्या बोलेंगे? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन आ जाता है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आ जाते हैं कप-लाइक स्ट्रक्चर्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कप-लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज। क्या बोला जाता है इन्हें? गोल्जी बॉडीज, है ना। और फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? गोल्जी बॉडीज के बाद आ जाते हैं हमारे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे लंबे लंबे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉल स्मॉल सर्कुलर बॉडीज आ जाती है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स, जिनको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स, ठीक है। तो सेल के इन्हीं पार्ट्स को क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनल, ठीक है। जिनकी शुरुआत का वो कहाँ से हुई? न्यूक्लियस के अराउंड से हुई, न्यूक्लियस के आसपास से हुई है। तो न्यूक्लियस के आसपास के जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो कप-लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, गोल्जी बॉडीज। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो आ गया वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं वो कौन है? लाइसोसोम्स, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, दैट आर द मेन सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट साइड द सेल, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिड हो गया, ये प्लास्टिड सिर्फ जो है वो प्लांट सेल के अंदर होगा, और जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ किस में होगा? एनिमल सेल के अंदर होगा, ठीक है। ये सभी सेल के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछ भी लेते हैं कि हमारा एक सेल ऑर्गेनल है विच इज अ राइबोसोम। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन से लाइंड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ये आपका दोनों सेल में मिलता है, फाउंड इन बोथ सेल, दोनों सेल के अंदर मिलता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी, फाउंड इन बोथ सेल, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, किसी मेम्ब्रेन से लाइंड नहीं होता है। बाकी सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड है, सबके आसपास मेम्ब्रेन है, बट जो राइबोसोम है इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज नॉट लाइंड विद द मेम्ब्रेन। और वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ होते हैं ये? दोनों सेल में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी। यही एक इकलौता सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ किसे मिलता है? जो किसे मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वरना राइबोसोम्स, वरना बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलते हैं, है ना। और इससे प्रीवियस हमने देखा ही था, राइबोसोम का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक ठीक है। तो ये मेरे साथ साथ आप उतारते हुए चलिए। अब देखो, साइटोप्लाज्म के बाद आ जाता है हमारा कौन सा सेल ऑर्गेनल? अब साइटोप्लाज्म के बाद आपके मेन सेल ऑर्गेनल शुरू हो जाएंगे, जो न्यूक्लियस के आसपास जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल था, जो आपको पता है कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो न्यूक्लियस के आसपास जो जाल था वही कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आसपास जो जाल होता है वही कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो भी मैंने प्रीवियसली बनाया। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास ये जो नेटवर्क है, ये जो जाल है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो किस फॉर्म में होता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। ये जो नेटवर्क है ट्यूब की फॉर्म में हो सकता है, बॉल्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो दिस नेटवर्क कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स, शीट्स और द ट्यूब्स, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है? इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के आसपास ये नेटवर्क है, जाल है, एंड इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ये कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो न्यूक्लियस के आसपास का ये जो जाल है ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद आ जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER और SER। तो ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कितने टाइप का है? 2 टाइप का, रफ और स्मूथ। देखो नाम से क्लियर हो रहा है अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि इस नेटवर्क के ऊपर कौन होते हैं? छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं, और इन छोटे छोटे बॉल्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? इनके सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम्स नहीं होते हैं, है ना। दैट्स व्हाई इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रफ होता है, और इनका स्ट्रक्चर क्या, इनका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। ठीक है ना, तो इनके सरफेस पे क्या होगा? राइबोसोम्स होते हैं, और इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर रफ इन सरफेस, दैट्स व्हाई दिस इज स्मूथ इन सरफेस। अब देखो वो इनके फंक्शन इनके स्ट्रक्चर से पता लग रहा है, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, दैट्स व्हाई क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? फैट्स और लिपिड्स बनाता है। इट फॉर्म्स द फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था? इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट हैविंग द राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स है वो रफ है, और जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है वो कौन है? स्मूथ है। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाने का, और इनका काम क्या होता है? फैट्स और लिपिड्स बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे अगर हम देखें इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स और देखो। वर्ड क्या आ गया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये भी 1 मार्कर या 2 मार्कर का क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं कि डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और बायो में आपको पता है कि डेफिनेशन से पहले हमें इसके वर्ड पे ध्यान देना है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन ही होता है, और बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। और जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। अब देखो नाम से हमें क्लियर हो गया, एक लिविंग बॉडी, यानी कि एक लिविंग बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन का बनना ही, मेम्ब्रेन का सिंथेसाइज ही क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, जैसे कि हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी वजह से ब्रेक हो गई और देन उस वो मेम्ब्रेन बन रही है, तो मेम्ब्रेन का बनना ही, मेम्ब्रेन का सिंथेसिस ही क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाय यूजिंग द प्रोटीन एंड लिपिड्स। और ये मेम्ब्रेन बनती कैसे है? बाय यूजिंग द प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन का बनना ही क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन और लिपिड्स चाहिए। और प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ से आते हैं? बाय ER। ER ने बनाया प्रोटीन को, लिपिड्स को, और ये प्रोटीन लिपिड्स क्या करते हैं? मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये ER होता है ये एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है। इट इज एक्ट एज अ चैनल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर बन रही है उसको ट्रांसमिट करना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? ER हेल्प करता है। ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो जो हमारा SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसका एक और काम होता है क्या? पॉइजन और ड्रग्स को हटाने का। जो लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर जो कौन होगा? SER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। उसका एक और काम क्या होने वाला है? पॉइजन और ड्रग्स को हटाने का। पॉइजन और ड्रग्स को हटाने का। ठीक है, तो SER ऑफ लीवर सेल हेल्प इन रिमूविंग द पॉइजन। वो पॉइजन और ड्रग्स को हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, इनके टॉक्सिन्स को ब्लड से हटाने में हेल्प करेगा कौन? SER ऑफ लीवर सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो जाता है। ठीक है, होप्स तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद जो हमारा सेल ऑर्गेनेल आ गया, उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल है वो कौन है? हमारा गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल आ गया वो कौन है? गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी अपैरेटस। अब ये जो गोल्जी बॉडीज है या गोल्जी अपैरेटस है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर करा है? हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपैरेटस? कैमिलो गोल्जी ने। हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज? कैमिलो गोल्जी। उन्होंने सबसे पहले इस सेल ऑर्गेनेल को सेल के अंदर देखा। ठीक है, तो कैसा दिख रहा था ये सेल ऑर्गेनेल? गोल्जी अपैरेटस। तो इट इज लुक लाइक अ कप लाइक स्ट्रक्चर।
सेक लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर था ये, है ना, तो ऐसे ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स थे ये, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज जो है इट इज लुक लाइक अ कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें जो ये सारे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक दूसरे का क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो गोल्जी बॉडीज आर द कप लाइक और सेक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब देखो इनके हर एक कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। हर एक कप को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्न बोलेंगे। ईच कप इज कॉल्ड एज अ सिस्टर्न, ठीक है। अब देखो इनका ये जो हमारे गोल्जी बॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं, ईआर से कनेक्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन कनेक्ट होता है, गोल्जी बॉडीज कनेक्ट होती है, और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द ईआर, बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी गोल्जी बॉडीज है इनका काम क्या होता है, ये भी पेपर में जरूर आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग द प्रोटीन, ये प्रोटीन को पैक करता है। याद करो वो ईआर ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो क्या करा था, प्रोटीन को बनाया था, ठीक है। तो उस प्रोटीन को पैक कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती है। तो गोल्जी बॉडीज हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को पैक करती है। तो ईआर से तो कौन आए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन आया था, प्रोटीन के ऐसे ही थ्रेड आए थे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन आए थे, हमारे प्रोटीन के ऐसे थ्रेड्स आए थे। तो इन थ्रेड्स को ग्लोबुलर फॉर्म में इन प्रोटीन को पैक किसने करा था, पैक किसने करा है, गोल्जी बॉडीज ने करा है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज क्या करती है, प्रोटीन को पैक करती है, उसको ग्लोबुलर फॉर्म में एक्चुअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, साथ में प्रोटीन को स्टोर भी करती है और मॉडिफाई भी करती है, ठीक है। प्रोटीन को स्टोर भी करती है और कुछ अगर मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है तो वो भी करती है वो, ठीक है। और क्या काम होता है वो गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी बॉडीज आल्सो हेल्प इन कन्वर्टिंग द सिंपल सब्सटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी बॉडी जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि गोल्जी बॉडी के पास कौन आ रहे हैं, ग्लूकोज आ रहे हैं, गोल्जी बॉडी के पास कौन आ रहे हैं, ग्लूकोज आ रहे हैं। ग्लूकोज कौन है, सिंपल मॉलिक्यूल है, ये सिंपल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है। तो गोल्जी क्या करती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बड़े बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, यानी कि ग्लूकोज से वो क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। ग्लूकोज से क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडीज होती है वो सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या है गोल्जी का, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो गोल्जी बॉडीज है वो लाइसोसोम बनाती है। लाइसोसोम आपको खुद एक सेल ऑर्गेनल है जो कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडीज के अंदर बनता है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर बनता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी हमें याद रखना है, पेपर में आता है कि भाई गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं, तो आप बोलोगे क्या कि गोल्जी बॉडीज जो है कपलेक स्ट्रक्चर्स है, ये सेकलेक स्ट्रक्चर्स है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हर एक कप को, हर एक सेक को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्न। क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग द प्रोटीन, ये प्रोटीन को पैक करता है। प्रोटीन बनी कहाँ थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और पैक कहाँ होती है, ऑन द गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये प्रोटीन को स्टोर भी करता है और मॉडिफाई भी करता है, छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, और साथ में इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम को भी बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।